हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। लो आ गया भाई स्पेशल वीडियो जिसमें कि हम आज करने वाले हैं क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस का पूरा वन शॉट एमसीक्यूज के फॉर्म में पूरी बुक को एकदम खल्लास करने वाले हैं। तो क्या हो आप सब एक्साइटेड इस सेशन के लिए? मैं तो बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होगा और आपके पूरी साइंस एनसीईआरटी को जो टेक्स्ट बुक है क्लास 7 स्टैंडर्ड की उसको प्रिपेयर करा देगा। तो सुपर एक्साइटेड सेशन के लिए तैयार हो जाओ। साथ ही साथ इससे पहले का सेशन नहीं देखा है जिसमें हमने क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू के फॉर्म में फिनिश कर दी है। क्लास 9th एनसीईआरटी के आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलते जा रहे हैं एनसीईआरटी के। तो उन सब सेशन से जुड़ते जाइए जिसमें आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट का नाम है एनसीईआरटी चैप्टर एमसीक्यूज। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ क्या प्लेलिस्ट का नाम है आपका है, ये है एनसीईआरटी चैप्टर एमसीक्यूज। तो ये आपकी प्लेलिस्ट है और इस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखना है जिसमें कि आपका 8 से 9 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और ये वीडियोस आपके लिए बहुत स्पेशल होंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर सेशन चल रहा है अभी फिलहाल सीटेट और बीपीएससी वालों का। तो सीटेट वालों की क्लासेस होती है रोज सुबह 10 बजे, आपको डेली क्लास मिलती है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। साथ ही साथ बीपीएससी वालों की क्लासेस चलती है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, जिसमें हम कर रहे हैं बीपीएससी स्पेशल में एमसीक्यू सीरीज। और सीटेट वालों के लिए क्या है, उनका थ्योरी का सेशन, जिस तरह से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लस आपके पीवाईक्यूज। तो इस तरीके से दोनों सेशंस आपके मिसमैच होकर आपको देखना जरूरी है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और आज का सेशन तो सुपर एक्साइटेड सेशन है। चलो सीधा स्क्रीन पर चलते हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस चैनल पर आपको सारा कंटेंट आपके हिसाब से मिलेगा। एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट रहेगा और चीजें हम इस तरीके से और रोज करते चलेंगे। तो चलो सीधा सेशन को स्टार्ट करते हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। तो सेशन को स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर टोटल आपको 80 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जस्ट डबल हैं इसमें किसमें, जो कि हमने क्लास 6 एनसीईआरटी को कवर किया था उसमें 45 क्वेश्चंस बने थे और इस सेट में वहां 45 हम कर चुके हैं क्वेश्चंस। क्लास 6 एनसीईआरटी बुक की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपको टोटल 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन 80 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं ये आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट कर। और ये सारे क्वेश्चंस आपको नए हैं देखने को मिलेंगे। देखो पढ़ी आपने चीजें हैं क्लास 7 एनसीईआरटी की, क्वेश्चंस भी कई जगह से करे होंगे तो क्वेश्चंस वही होंगे, पर क्या है यहाँ पर हो सकता है ऑप्शंस आपको देखने को अलग मिले या क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग मिले। चीजें तो वही हैं पर फॉर्मेट अलग हो जाएगा, तो इसलिए इस सेशन को जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल है। कहीं से कट कॉपी पेस्ट करे हुए क्वेश्चंस नहीं है, खुद मैंने अपने एनसीईआरटी बुक को खोल के क्वेश्चंस को फ्रेम करा है, तो ये सब सारी चीजें आपके लिए नई रहेंगी। मतलब एक पैटर्न, एक नया तरीके का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और 10 बज चुका है, तो 10 बज चुका है तो आपकी घड़ी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब ये 1 घंटे में आपका जो भी सेशन है, 1 घंटा सवा घंटा जितना भी लंबाई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उतना हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं ये आप मुझे लास्ट में बताएंगे। चैनल पर आ गए हो फर्स्ट टाइम तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट इज। अब प्लांट जो आपके पौधों में का खाद्य कारखाना क्या है, मतलब जहां पर खाना अपना बनाते हैं पौधे, तो उसका क्या आंसर आ जाएगा? सीधा सीधा फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट अगर मैं बात करूं तो ये आपकी लीफ हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन है, ज्यादा समझाने की जरूरत है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गेट इनसाइड द लीफ विद द हेल्प ऑफ। कार्बन डाइऑक्साइड किसकी मदद से पत्तियों के अंदर पहुंचती है? तो अगर गैस का एक्सचेंज की बात हो रही है कि जो आपका गैसों का आदान प्रदान है, जो एक्सचेंज है वो किस तरीके से होता है, तो आपका क्या टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ या स्टोमेटा की मदद से या बोथ 1 एंड 2 या नन ऑफ द अबव। तो आप जल्दी जल्दी मार्क करते चलेंगे, लिखते चला करिए 1 2 3 4 करके ऐसे पूरा नंबरिंग कर लीजिए और टिक लगाइए कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, ओएमआर तो है नहीं आपके पास तो आप ऐसे ही करेंगे 1 2 3 4 करके पूरा आप 80 लिख लीजिए 80 तक, उसके बाद टिक करते चलिए और जो गलत हो जाए वहां पर क्रॉस लगा दीजिए। इससे आपको लास्ट में पता लगेगा कि आपके कितने ठीक हुए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ 1 एंड 2 आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ लीफ, इसको ये भी बोल सकते हैं और दूसरे नाम से बोल सकते हैं स्टोमेटा। ठीक है, बात दोनों एक ही होती है, तो ये क्या चीज हो जाएगी? इसलिए आपका बोथ 1 एंड 2 क्वेश्चन चीज वही थी, स्टोमेटा की ही बात की जा रही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी और ऑप्शन नंबर 2 में भी। ठीक है, रंध्र और पत्ती की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्र, जिसको रंध्र ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जहां रुकना होगा जिस क्वेश्चन पे वहां पे मैं रुक के आपको समझाऊंगी, बाकी क्वेश्चन इजी हैं तो हम सिर्फ मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स
which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves are known as। मतलब अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, पानी और खनिजों को उन जगहों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है जो जड़, तने, शाखाओं और पत्तियों में पाइप की तरह चलते हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो ये क्या चीज होती है, क्या जाइलम वेसल होते हैं या ट्रकीट्स होते हैं या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 2 दोनों आपका यहाँ पर ठीक है। ठीक है, जब मैंने आपको प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू पढ़ाया है, उसमें मैंने ये बताया है ट्रकीट्स क्या होता है, उसमें मैंने बताया है जाइलम वेसल्स क्या होते हैं। तो अगर नहीं देखा है वीडियो, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूंगी इतना डीपली, क्योंकि मैं वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एनिमल प्लांट टिश्यूज में। नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वो चैप्टर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं जाइलम वेसल है। यहाँ बात याद क्या रखनी है कि जाइलम का जो वेसल होता है, यहाँ पर डायरेक्शन होता है वन वे, या ये इसको एक और नाम से जाना जाता है यूनिडायरेक्शनल। तो यहाँ पे जो पानी आपका पानी या खनिज जो ऊपर की तरफ जा रहा है, रूट से कहाँ जा रहा है, आपका रूट से ऊपर की अपर साइड में जा रहा है, तो ये आपका डायरेक्शनल कैसा हो जाता है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होता है। और फ्लोएम में फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो मूवमेंट होता है यहाँ पर खाने का, ये हो जाता है बाई डायरेक्शनल। ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि मतलब मैंने मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा आता हुआ। क्यों प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल का, मतलब क्यों इसका जरूरी है क्लोरोफिल होना। ऐसा भी तो है कि एक लीफ में क्लोरोफिल नहीं हो तो भी तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है। सारी चीजें आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, पर क्लोरोफिल की आवश्यकता सबसे ज्यादा क्यों होती है, टू एब्जॉर्ब सनलाइट, टू टेक अप वाटर, टू मेक फूड, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा, टू एब्जॉर्ब सनलाइट। अगर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा तो जो सूर्य की ऊर्जा है, जो सूर्य की रोशनी है, ये क्या है, ये एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगी इस लीव्स के अंदर। तो ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है, जो सनलाइट आ रही है, सनरेज आ रही है, इसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए क्लोरोफिल की जो है अहम भूमिका होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, फटाफट मार्क करते जाइए। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, अब फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है आपका। अभी तक क्या हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था कि फूड फैक्ट्री क्या है, तो फूड फैक्ट्री तो लीफ होती है, खाना लीफ में पत्तियों में बनता है। पर यहाँ पर बात क्या हो रही है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो कहाँ पर होता है, क्वेश्चन नंबर 5 को टिक करेंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका बोथ, आपका लीफ में भी देखने को मिलता है और स्टेम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। अब लीव्स ऑफ अ डिजर्ट प्लांट आर मॉडिफाइड टू, जो आपके डिजर्ट प्लांट्स होते हैं, डिजर्ट पौधों की पत्तियों को संशोधित किया जाता है, क्या स्केल्स लाइक लीफ में, स्पाइन लाइक लीफ में, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा वापस से बोथ हो जाएगा, क्योंकि ये स्केल लाइक लीव्स या स्पाइन लाइक लीव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे कि वाटर का लॉस क्या हो, कम हो। क्योंकि अगर पत्तियां बड़ी बड़ी होंगी तो इसमें जो पोर्स होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, वहां से क्या होता है, आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है, साथ ही साथ वाटर वेपर्स भी निकलते हैं, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, जिससे कि क्या है, वाटर रिमूव आउट होता है। तो अगर इतनी ज्यादा पत्तियां होंगी तो पानी वैसे ही कम है, एकदम जड़ें अंदर तक धसी हुई होती हैं रेगिस्तान में, और ये पानी जितना बहुत मुश्किल से पानी को इकट्ठा करके अपना पौधे तक पहुंचाती हैं जड़ें, तो अगर ये लीव्स बड़ी बड़ी होंगी तो पानी भी क्या हो जाएगा, ज्यादा वेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पर स्पाइन लाइक पत्ते के समान रीढ़ और पत्तियों की तरह शल्क, ये क्या हो जाती है, स्पाइक्स या स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन डेजर्ट प्लांट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, अब डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है कि आपकी जब लीव्स नहीं है तो फोटोसिंथेसिस फिर कहाँ होगा, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं। तो आपका जो प्रकाश संश्लेषण वहां देखा जाएगा वो होगा स्टेम के अंदर, तने के अंदर फोटोसिंथेसिस देखा जाएगा, क्योंकि वहां पर लीफ प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब कौन सा ऐसा घटक है, हमने घटक पढ़े हैं फूड के, कई घटक होते हैं, जैसे हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो ये सब क्या है, घटक के अंदर आ जाते हैं। तो कौन सा ऐसा घटक है ये जो ये बताता है कि प्रकाश संश्लेषण हुआ है पत्ती में। तो इसको आप एक टेस्ट के थ्रू भी देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन है आपका वो, तो मैं भी उसका उत्तर नहीं बताऊंगी कि कौन सा टेस्ट होता है, वो आप खुद बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा पत्तियों में भोजन के किस घटक की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट में ये पत्ती में क्या बनता है, आपका मंड बनता है, स्टार्च बनता है। ठीक है, तो स्टार्च के फॉर्म में आपका क्या है, फूड स्टोर होता है। ठीक है, लीव्स के अंदर। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर उत्तर हो गया आपका 3।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ विच टेस्ट। अब मॉलिश टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, आयोडीन टेस्ट या नन ऑफ द अबव, किस परीक्षण की सहायता से पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? आयोडीन टेस्ट। ठीक है, आयोडीन टेस्ट अगर देखो, अगर ये मेरे पास पत्ती है और इस पत्ती को क्या है, आपकी बुक में क्लास 8 में आएगा एक टेस्ट है जिसमें क्या किया है उसमें कि सनलाइट में इसको, एक पूरे पौधे को सनलाइट में रख दिया गया है और क्या किया, थोड़े दिन फिर सनलाइट से हटाकर उसको क्या किया, थोड़े दिन के लिए छांव में रख दिया जहां पर सन नहीं है। अब देखा गया कि थोड़े समय तक तो जो खाना स्टोर था वो क्या था, वो पत्तियां यूज कर रही थी और अपना काम कर रही थी, पर थोड़े समय के बाद ये देखा गया कि उसमें जब ये आयोडीन सोल्यूशन को डाला तो क्या था, स्टार्च, अगर अगर देखो, अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा होगा जिसके लिए आपकी सौर ऊर्जा की जरूरत है, अगर सौर ऊर्जा मिल रही है तभी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तभी स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है। पर अगर एक पौधा के अंधेरे में है तब उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं होगी, तो जो स्टार्च है, स्टोर्ड स्टार्च है, जब वो यूज हो गया प्लांट्स का लीफ में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जैसे प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स ने स्टार्च को यूज कर लिया, अब क्या है उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, तो कितना भी आयोडीन टेस्ट कर लोगे वो स्टार्च की प्रेजेंस नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि एक टेस्ट है आयोडीन टेस्ट, जिसको सॉल्यूशन को डाला आयोडीन सॉल्यूशन, और अगर ब्लू ब्लैक दिखाता है कलर, कौन सा कलर, ब्लू ब्लैक कलर अगर दिखाता है तो ये डिटेक्ट करता है कि इसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर ब्लू बैक नहीं दिखाता है तो ये बता देगा कि स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, उसका मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। तो यही यहाँ पर बात हो रही है कि द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ विच टेस्ट। तो आंसर हो जाएगा आयोडीन टेस्ट। और अगर स्टार्च प्रेजेंट है लीव्स में तो ये इंडिकेट कर देता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई है, जिसको आप प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक और चीज, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। मॉलिश टेस्ट इज यूज, अब देखो ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं जिसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि मॉलिश टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट ऑल द काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये मॉलिश टेस्ट मतलब अगर पूछा जाए मॉलिश टेस्ट किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट टेस्ट है ये। फिर आपका बात आ जाती है बेनेडिक्ट टेस्ट, तो बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए होता है, रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए, रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए ये टेस्ट होता है। मोनोसेकेराइड्स एंड सम डाइसेकेराइड्स विच हैव फ्री कीटोन्स एंड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था मुझे, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ऐड कर दिया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इन माउथ इज नोन एज। अब आपका डाइजेशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है और डाइजेशन का आपको वीडियो जो है मिल गया होगा, आपने देखा होगा। 15 मिनट में मैंने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको क्लास 10th लेवल का पढ़ाया है, तो उसको जरूर देख लीजिए अगर नहीं देखा है, एक बार रिवाइज हो जाएंगी सारी चीजें, रिकॉल हो जाएंगी, क्लास 10th लेवल का वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इन माउथ इज नोन एज, मुंह में भोजन को लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्कासन है, पाचन है, अंतग्रहण है, तो ये तो नाम से ही क्लियर हो गया, क्या ये अंतग्रहण है। ठीक है, ये आपको देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है जो कि आपकी 32 फीट की होती है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, फिर आपका डाइजेशन जो है वो माउथ में स्टार्ट होता है, ओइसोफेगस की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसको ठीक कर लेंगे। फिर आपका एंड कहाँ होता है, डाइजेशन मतलब कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, सब मैंने उसमें बताया है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। ओइसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ मूवमेंट होता है जो कि माउथ से लेके स्टमक तक फूड को लेके जाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ टंग इन बकल कैविटी। अब आपका जो बकल मुख गुहा में जीभ की क्या भूमिका होती है, तो आप खुद सोचिए आपके मुख के अंदर जीभ की क्या भूमिका है। एक तो आपको बोलने में बहुत मदद करती है, अगर जीभ नहीं हो तो आदमी नहीं बोल पाता है, साथ ही साथ और भी कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा वो मदद करती है। आइए देख लेते हैं 11th वाले क्वेश्चन को। टंग इज यूज फॉर टॉकिंग, तो बिल्कुल सही बात है कि जीभ का प्रयोग बात करने के लिए किया जाता है। इट मिक्सेस सलाइवा विद फूड ड्यूरिंग च्यूइंग, यह भोजन चबाने के दौरान लार को भोजन में मिलाने में मदद करता है, ठीक बात है। हेल्प इन स्वेलिंग फूड, खाने को क्या है अंदर निगलने में मदद करता है। फिर इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं जिसको टेस्ट बस बोलते हैं, दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ द फूड। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 सही होने की वजह से आपका ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब यहाँ पर ये इमेज लगी हुई है, इसको एक बार देख लेंगे कि आपका स्वीट टेस्ट, सॉल्टी, सार और बिटर। ठीक है, स्वीट मीठा आपको आगे फिर आपको नमकीन लगता है, फिर खट्टा और फिर कड़वा। ठीक है, तो कड़वा एकदम अंदर साइड को लगता है, तो ये आप एक बार टेस्ट बड्स को जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्रू विच मूवमेंट फूड एंटर इनसाइड द स्टमक फ्रॉम माउथ। अब आपको इस इमेज को देखिए, यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर क्या है, मुख में खाना लिया, अब खाना क्या है, अंदर आ रहा है, इस ग्रास नली के द्वारा, इसोफेगस के द्वारा खाना अंदर आ रहा है। अब इस ग्रास नली में एक तरीके का मूवमेंट पाया जाता है, तो उसी मूवमेंट की बात हो रही है जिसकी वजह से खाना मुख से होता हुआ नीचे की साइड आता हुआ स्टमक में एंटर होता है। तो इस मूवमेंट को कौन सा मूवमेंट बोला जाता है, इसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा मूवमेंट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमाकुंचन गति, जिसको आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपका खाना है बोलस जिसको बोलते हैं, तो इस तरह से ये थोड़ी सी स्वेल हो जाती है। फिर क्या है, फिर जैसे आपने स्नेल का मूवमेंट देखा होगा, कुछ इस तरीके से स्नेल मूव करता है, तो उसी तरह से ये मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है और खाना क्या है, नीचे की तरफ आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या कहलाता है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो सबसे चौड़ा भाग क्या हो जाएगा आपका, स्टमक जो है सबसे चौड़ा भाग होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ये एनसीईआरटी की लाइन थी, इसलिए मैंने जरूर नोट कर दी है, जिससे कि अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं लगा देंगे, स्टमक आंसर है, एनसीईआरटी की लाइन है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सेक्रीट्स। अब आपका स्टमक ये कुछ इस तरीके से स्टमक है। अब स्टमक के अंदर क्या होती है, एक इनर लाइनिंग प्रेजेंट होती है, तो ये इस इनर लाइनिंग को क्या बोला जाता है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपकी इनर लाइनिंग इस तरीके से यहाँ पर होगी, ये इनर लाइनिंग। तो इनर लाइनिंग सेक्रीट्स क्या सेक्रीट करती है, आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस, म्यूकस, इधर वन ऑफ टू या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सेक्रीट्स। इसमें आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ही ठीक है। म्यूकस भी सेक्रीट करती है, इसकी लेयर के पास म्यूकस प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ यहाँ पर ये HCl सेक्रीट करती है जो कि मीडियम को एसिडिक बनाती है, प्लस इसके पास डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव जूसेस में आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर पेप्सिन। तो पेप्सिन में क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो अगर पूछा जाए कि डाइजेशन प्रोटीन का कहाँ स्टार्ट होता है, तो स्टमक में होता है। सबसे पहला डाइजेशन कहाँ होता है, तो आपका माउथ में होता है। माउथ में सबसे फर्स्ट डाइजेशन होता है, फर्स्ट डाइजेशन होता है। और किस चीज का डाइजेशन होता है, यहाँ पर आपका स्टार्च का डाइजेशन होता है। तो अगर डाइजेशन स्टार्ट होने की बात करी जाए, तो आपका हो जाएगा आंसर माउथ, और आपका स्टार्च वहां पर डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस इन लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो लाइनिंग है, मतलब पेट की परत में बलगम का क्या क्या भूमिका होती है। इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड, इट हेल्प्स इन पासिंग द फूड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, या पेट की परत को एसिड से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये लाइनिंग नहीं होगी स्टमक में, यहाँ पर ये लाइनिंग जैसी बनी थी नहीं होगी, तो यहाँ पर जो HCl आपका मीडियम है, ये क्या करेगा, इसको अम्लीय मीडियम इसमें छिद्र कर देगा, और छिद्र से आपके स्टमक में क्या है, वॉल रप्चर हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इनसाइड द स्टमक विच कंपोनेंट ऑफ फूड हैज बीन डाइजेस्टेड। अब आपका स्टमक में मैंने इसका आंसर दे ही दिया है आपका, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। और कौन सी एंजाइम के द्वारा, तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा आपका प्रोटीन का यहाँ पर डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, माउथ में स्टार्ट हुआ, फर्दर डाइजेशन आगे होगा। फैट्स का डाइजेशन कहाँ होगा, फैट्स का डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और यहीं पे स्टार्ट होगा और यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ हो जाती है आपकी 7.5 मीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी कहने में छोटी है पर होती है लंबी। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। द सेक्रीशंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अपने क्वेश्चंस को ठीक करते जाइएगा, मार्क करते जाइए कितने आपके ठीक हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। बहुत लंबा सेशन नहीं होगा क्योंकि फास्ट सेशन है, तो अपने क्वेश्चंस को करते जाइएगा। और फिर भी आपको स्लो लग रहा हो तो 2x पर देखो भाई। द सेक्रीशंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन कम फ्रॉम, और जो सेक्रीशंस है छोटी आंत में स्राव कहाँ से आते हैं, तो आपके पास ये आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो गई, ऊपर से ग्रास नली आ रही है, इसके बाद ये स्टमक हो गया। स्टमक इस तरह से यहाँ से पाइप निकलता है। अब ये यहाँ पे हो गया, ये आपकी हो गई छोटी आंत इस तरीके से, और फिर इसके बाहर होती है ये बड़ी आंत। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये बड़ी आंत जाकर एनस में खुल जाती है। तो यही यहाँ पे और उसके पास पास क्या चीजें होती हैं, एक तरफ होती है, इधर होता है पैनक्रियास, और इधर होता है आपका यकृत, लिवर। ठीक है, तो ये इधर हो गया आपका यकृत, ये एरिया हो गया यकृत का, और इधर का एरिया हो गया, ये एरिया हो गया
पैनक्रियाज का। ठीक, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन आया है, द सिक्रीशंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स कम्स फ्रॉम, अभी सिक्रीशंस आपके कहाँ से आते हैं, लिवर और पैनक्रियाज से आते हैं, किस लिवर एंड स्टमक से आते हैं या स्टमक एंड पैनक्रियाज से आते हैं। तो ये सिक्रीशंस आते हैं आपके लिवर एंड पैनक्रियाज से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लिवर सेक्रीट करता है बाइल, ठीक है, बाइल जूस, पैनक्रियाज सेक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द बाइल सेक्रेटेड बाय द लिवर इज स्टोर्ड इन, अब जो बाइल लिवर ने क्या किया, यकृत ने क्या सेक्रेट किया, बाइल। अब ये बाइल कहाँ पर स्टोर होता है आपका, स्टमक में, पैनक्रियाज में, गॉल ब्लैडर में, तो आंसर हो जाएगा पित्ताशय में इसका स्टोरेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन ऑफ फूड, बाइल का क्या काम, भोजन के पाचन में पित्त की क्या भूमिका है, इट हेल्प टू डाइजेस्ट द प्रोटीन, इट हेल्प टू डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट, इट हेल्प टू डाइजेस्ट द फैट, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, अपने आप ही लगा सकते हैं। तो जो बाइल का काम है आपका, ये क्या करता है, फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात करी जाएगी तो आपका पैनक्रियाज में आपके पैनक्रियाटिक जूसेस, अब ये पैनक्रियाटिक जूसेस जो है ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं और एंजाइम्स जो कि डिसॉल्व करती है या इसको डाइजेस्ट करती है प्रोटीन्स को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, आ गया क्वेश्चन, तो ये किसको डाइजेस्ट करती है, 21st का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस किसमें, अग्नाशय रस पाचन में सहायता करता है, तो किस किस चीजों में सहायता करता है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तो क्वेश्चन नंबर 21st का आंसर हो जाएगा क्या, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, क्या डाइजेशन होता है या सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है या डाइजेशन एब्जॉर्प्शन बोथ हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 22 सॉरी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो आपका डाइजेशन होता है, जैसे कि आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट पास में पड़े हुए जो ऑर्गन्स है, जैसे पैनक्रियाज हो गया, आपका लिवर हो गया, ये सब एंजाइम सेक्रीट करते हैं कहाँ, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये क्या करता है, ये डाइजेशन करता है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड आए, साथ ही साथ ये क्या यहाँ पर क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसको क्या है, उसको अब्जॉर्ब भी करना है, अब्सोर्शन भी करना है, जिससे कि सेल्स उस खाने को इस्तेमाल कर पाए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे किस तरीके से होती है क्वेश्चन के माध्यम से। व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में विल्ली की क्या भूमिका होती है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, या बोथ 2 and 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 24 में ये 2 and 3 मतलब वो 2 and 3 ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब अभी देखिए ये आपकी क्या हो गई, छोटी आंत की ये लाइनिंग हो गई, इस छोटी आंत की लाइनिंग हो, इस लाइनिंग के ऊपर प्रेजेंट है छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं विलाय। विलाय के पास क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अराउंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो खाना क्या है, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करता है फूड, ये इन ब्लड वेसल्स को दे देता है, ब्लड वेसल्स जाकर डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गन सेल्स तक क्या है, इस खाने को पहुंचा देती है। ठीक है, फिर एसिमिलेशन होता है, आत्मसात्करण होता है, जिसमें कि ये खाना डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स सॉरी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स इस खाने को यूज कर लेती हैं, जब सेल्स इस खाने को यूज कर लेती हैं उसको एसिमिलेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, चलो 24th वाले का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताइएगा, क्योंकि ये पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बिलीव करिए, बस आपके एक कमेंट का ही इंतजार रहता है। और सेशंस इस तरह से आगे आते जाएंगे, क्लास 8 की एनसीईआरटी भी हम इसी तरह से कवर करेंगे, तो चिंता मत करिएगा, बस चैनल से जुड़े रहिए। क्लास 9th हमारा चल ही रहा है, अब हम इसके बाद हम सारे मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, मतलब मिक्स क्वेश्चन करेंगे, क्लास 7 क्लास 6 क्लास 8 सबको मिक्स कराकर मैं आपको क्वेश्चन कराती रहूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन की ही सीरीज चलती रहेगी, चिंता मत करिए, बस आपको बहुत प्रैक्टिस करा दूंगी मैं। The ratio of large intestine to small intestine is, क्या होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन की हो जाती है 1.5 मीटर और स्मॉल इंटेस्टाइन की हो जाती है लेंथ आपकी 7.5 मीटर। ठीक है, अब इसमें इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, लार्ज टू स्मॉल पूछा है, ठीक है ना, लार्ज तो लार्ज क्या है 1.5, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका 1:5 अगर काटोगे तो 1:5 मीटर लेंथ इसकी आ जाता है रेशियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी, आ गया क्वेश्चन, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट, एब्जॉर्ब ओनली सॉल्ट एंड अनडाइजेस्टेड फूड, तो क्वेश्चन नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं। एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, तो ये क्या करता है, क्या ये सिर्फ सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है, तो नहीं, क्या ये सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो नहीं, तो ये दोनों एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट, पानी और नमक को
क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। सोखता है क्या है, मतलब कि ये अवशोषित करता है, ठीक है। तो मानव शरीर में बड़ी आंत की ये भूमिका हो गई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे हम आ चुके हैं। इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड। तो इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड, तो पार्शली डाइजेस्टेड घास खाने वाले जंतुओं में आंशिक रूप से पचने वाले भोजन क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका कर्ड। अब देखो इसमें कुछ बातें हैं वो समझ लो। इसके जो जो स्टमक है, जो इस गैया माता का जो स्टमक है, इसको क्या बोला जाता है, तो र्यूमेन को बोलते हैं स्टमक। मतलब स्टमक को बोला जाता है क्या इनमें, र्यूमेन। उसका पेट नहीं बोला जाएगा, तो मतलब क्या है, ये बोला जाएगा कि उनका र्यूमेन है। तो ये र्यूमेन में क्या करते हैं, ये स्टोर कर लेते हैं फूड को। हमें फूड को कैसे स्टोर करते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, ये जैसे ही swallow करते हैं खाने को, अंदर लेते हैं और अंदर डाल लेते हैं ग्रास और स्टोर कर लेते हैं अपने स्टमक में, जिसको बोलते हैं र्यूमेन। अब जब क्या है, जब इनको भूख लगती है तो ये क्या करते हैं, अपना खाना वापस स्टमक से या र्यूमेन से लेकर जो है बाहर की तरफ ले आते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ मुंह में ले आते हैं और अपनी जुगाली करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी को क्या है, ये पार्शली डाइजेस्टेड, आंशिक डाइजेस्टेड फूड है, जो कड के फॉर्म में क्या है आपका स्टमक में, र्यूमेन में स्टोर रहता है। और जब ये कड आपका वापस से, जब कड वापस से माउथ में आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोलते हैं र्यूमिनेशन, ठीक है। र्यूमिनेशन, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसको, ये जो एरिया, पेट का एरिया है, इसको क्या बोला, र्यूमेन। और यहाँ पर इसी मतलब एरिया को स्टमक बोलते हैं, पर ऐसा एरिया जहां पर ये खाना क्या है, घास इसकी यहाँ पर आकर इकट्ठी हो जा रही है स्टमक के हैं, तो इसको बोलते हैं र्यूमेन। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन कड रिटर्न टू स्टमक इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स फॉर चूइंग द प्रोसेस इज नोन एज, अब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, र्यूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका क्या है, इसका मीनिंग गलत आया है, इसको मैं यहाँ पर नोट कर दे रही हूँ आपका। हिंदी में इसको चिंतन नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं रोमथन, रोम मंथन, ठीक है। हिंदी में गलत दिया हुआ है इन्होंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका रोमंथन ही इसका आंसर हो जाएगा, र्यूमिनेशन का आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ स्यूडोपोडिया इन अमीबा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट नोट कर लेंगे कि सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है किसमें, ग्रासेस में। तो इसीलिए क्या है, ये डाइजेशन अब क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये डाइजेशन इजीली कौन कर पाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स कर पाते हैं, पर ह्यूमन सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलो इस बात को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ स्यूडोपोडिया इन अमीबा। स्यूडोपोडिया का काम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 29 पे हम पहुंच चुके हैं। अपना देखते जाइए कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका है फॉर मूवमेंट, सही बात है, स्यूडोपोडिया से ही क्या है, ये मूवमेंट करता है। और यहाँ पे अगर कोई फूड आ जाता है तो क्या है, स्यूडोपोडिया को बढ़ा के इस तरह से अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। फिर क्या है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आती है जो कि इस पे एक्ट करती है और फूड को क्या है, डाइजेस्ट करती है, सारा प्रोसेस चलता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखो डाइजेशन के ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लाइंस लगी थी मुझे समरी की, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। एक बार मैं इसको पढ़ देती हूँ। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च बिगिंस इन बकल कैविटी एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन स्टमक, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। The bile secreted from the liver, the pancreatic juice from the pancreas, and the digestive juice from the intestinal wall complete the digestion of all the component of food. The digested food is absorbed in blood vessels from the small intestine. ठीक है, ये बात सब मैंने जो सारे पॉइंट्स थे आपको क्लियर कर दिए थे। The absorbed substances are transported to different parts of the body. जो absorbs हो गया substance different part of the body में चला जाता है। Water and some salts are absorbed from undigested food in large intestine. Large intestine में क्या हो जाता है, water और some salts का क्या है, absorption हो जाता है। The undigested food and unabsorbed residues are expelled out through the anus. जो गुहा है वहां से क्या है आपका, ये सारी चीजें निकल जाती है बाहर। गुदा, सॉरी गुदा। The grazing animals like cows, buffalo, and deer are known as ruminants. They quickly ingest, swallow their leafy food and store in rumen. Later, the food return to the stomach and the animal chew it peacefully. ठीक है, ये भी हमने पॉइंट देख लिया। Amoeba ingest its food with the help of false feet or pseudopodia. The food is digested in the food vacuole. ये सब पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, सब हमने कर लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A clinical thermometer रीच टेम्परेचर फ्रॉम, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर रेंज कई बार पूछी जाती है, तो आपका ये हो जाएगा 32 से 45 डिग्री सेल्सियस में।
नेक्स्ट है द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज, देखो उसकी रेंज में ना आपको ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जरूर दिया जाता है, इसमें माइनस वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाता है। तो आपको याद रखना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर में -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, ये आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो गया। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की ही क्लिप लगा दी है। इन एडिशनल टू प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। देखिए ये हमेशा अपराइट पोजीशन, मतलब अगर लेबोरेटरी थर्मोमीटर को एक किसी बीकर में रखना है तो हमेशा क्या है, सीधी अवस्था में इस तरीके से रखना होगा, ठीक है। और बल्ब जो है वो सारे बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ कंटेनर, मतलब ये जो बल्ब है इसका, ये जिसकी सतह को टच नहीं करना चाहिए और सीधा हमेशा पोजीशन पे रखा होना चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट वेयर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, जहां पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है मीडियम की, मोड ऑफ ट्रांसफर हो रहा है, जैसे कि सूरज की गर्मी आपकी धरती तक आ रही है, तो वो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफर हो गया आपका, ऊष्मा के स्थानांतरण की वह विधि जहां माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी विकिरण हो जाएगी, रेडिएशन हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच द हीट इज ट्रांसफर्ड इन सॉलिड, अब ऐसी प्रक्रिया जहां पर आपका क्या हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है किसी ठोस में, तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा। अब आप ये देखो, इधर इमेज देख लो, ये क्या है, ये आप आदमी का हाथ है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेड होना स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा प्रक्रिया जो सॉलिड में देखी जाती है, तो वो कौन सी हो जाती है, कंडक्शन हो जाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा। कन्वेक्शन क्या है, लिक्विड में देखने को मिलता है, ये देख सकते हैं, जब लिक्विड नीचे का हीट हो जाता है तो ऊपर चले जाते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, और ऊपर वाले नीचे जाते हैं, तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से मूवमेंट इसमें चलता रहता है, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, रेडिएशन क्या हो गया, ये हीट हीट देख सकते हैं आप, हीट जो निकल रही है ये क्या हो गया, ये रेडिएशन हो गया। ठीक, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, इजी थे। इन लिक्विड देखो, क्लास 7 की एनसीईआरटी है तो इजी तो रहेगी, क्लास 8 से थोड़ा टफ होना शुरू हो जाएगी, क्लास 9 और 10 में तो मजा ही आ जाता है सबको। इन लिक्विड एंड गैसेस द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय, अब क्वेश्चन नंबर 34 पे हम पहुंच चुके हैं। कितने क्वेश्चन किसके ठीक हुए फटाफट बताते जाइए, कि लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है। तो 34 में द्रव्य और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, कन्वेक्शन के द्वारा। ठीक, सॉलिड में कंडक्शन। Woolen cloth keeps us warm during winter. It is so because wool is poor conductor of heat and it has air trap in between the fibers. वुलन हमें क्यों ये एनसीईआरटी की लाइन थी तो मैंने इसमें नोट कर दी, इंपॉर्टेंट लगी मुझे, कि वुलन क्लोथ क्या है, अपने हमको वार्म रखते हैं, क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्या है, वो जो एयर के जैसी जो स्पेसेस होते हैं उसमें क्या है, एयर जाकर फंस जाती है और हीट को क्या है, वापस नहीं निकलने देती है। तो इस तरह से क्या है, एक तरह से पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस इज, अब वे पदार्थ जिनका उपयोग हम ये जांचने में करा जाता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये होते हैं इंडिकेटर, सूचक, संकेतक। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाता है आपका, 36 पे पहुंच चुके हैं, आपका फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। एसिडिक एसिड किसमें प्रेजेंट होगा आपका, इसका चार्ट भी मैंने लगाया है। चलो आप, ये आपका होमवर्क है कि आपको बताना है एसिडिक एसिड किसमें प्रेजेंट है और एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट किसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 36 लिखेंगे 36, और 36 का आंसर आप लिखेंगे कि एसिडिक एसिड किसमें प्रेजेंट है और एस्कॉर्बिक एसिड किसमें प्रेजेंट है, कई बार मैंने बताया है ये क्वेश्चन। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा वैसे, पर आपको होमवर्क करना है ये। विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनिच, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिनिच में कौन सा एसिड होता है प्रेजेंट, आपका 37 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। स्पिनिच में आपका ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ आपका किसमें प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड, एक और आप नाम याद रखेंगे यहाँ पर, टोमेटो, ओ तो ओ से ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, चलो ये स्लाइड देख लेना। एसिडिक एसिड हमारे विनेगर में होता है, फॉर्मिक एसिड एंस्टिक, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट, लैक्टिक एसिड कर्ड, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनिच, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जिसको बोलते हैं आंवला, सिट्रस फ्रूट, टैट्रिक एसिड टैमरिंड में। फिर कुछ नाम दिए हुए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है लाइम वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है विंडो क्लीनर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, एनसीईआरटी के हैं इसलिए पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है, तो भी रुके रहो, तो थक गए हो तो ब्रेक ले लो, पर क्वेश्चन जरूर कर लेना, जब मैं एक बार में आपको बता सकती हूँ तो आप एक बार में कर भी सकते हो, है ना।
लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? ये आपका एक्सट्रैक्ट होता है लाइकेन से, जो कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है किसके किसके बीच में, आपका फंजाई और एल्गे, फंगाई कवक और शैवाल, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक तरह से ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये काम करता है। अब देखो, लिटमस हैज अ मॉफ पर्पल कलर, जो लिटमस का ओरिजिनल कलर होता है वो आपका होता है मॉफ पर्पल कलर। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। तो जनरली जो आपका लिटमस पेपर है वो पर्पल कलर में आता है, और जब इसमें एसिड डालते हैं तो वो कलर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेड कलर में, और जब उसमें बेस डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लू कलर में, किससे, पर्पल कलर से। पर्पल से ब्लू और पर्पल से रेड हो जाता है अवेलेबल, और इसी को क्या है, लिटमस बहुत तरीके के फॉर्म में आता है, बहुत तरीके के फॉर्म मतलब बहुत तरीके के कलर्स में आता है, स्ट्रिप्स में आता है, ठीक है। और जनरली रेड और ब्लू लिटमस पेपर हम देखने को पाया जाता है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। अगर कोई भी सॉल्यूशन एसिड होगा तो रेड से किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, सबको पता है BAR है। अगर एसिड है तो ब्लू, अगर लिटमस पेपर है तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बेस है, ठीक है, तो रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सबको पता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द चाइना रोज इज अ नेचुरल इंडिकेटर दैट गिव्स विच कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो चाइना रोज होता है आपका, ये आप देख सकते हैं, इमेज भी लगी हुई है यहाँ पर। तो चाइना रोज, अगर कोई सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, ठीक है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक इंडिकेटर है, जो कि अगर किसी सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंट है तो उसमें कलर क्या कन्वर्ट कर देगा, डार्क पिंक। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये हल्का गुलाबी सा देखने को मिल रहा है, ये आपको बहुत लाइट सा ऐसा इंडिकेटर का कलर चाइना रोज का कलर है ये। अब जब एसिड प्रेजेंट हो जाएगा, अगर किसी चीज में एसिड प्रेजेंट है तो वो कलर किस में कन्वर्ट हो गया आपका, ये मजेंटा कलर, या इसको मजेंटा कलर भी बोलते हैं, या आपका इसको पिंक कलर भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर बेस प्रेजेंट है तो ये कलर कैसा हो जाएगा आपका, ग्रीन कलर। तो इस बात को याद रखेंगे, स्लाइड इसलिए लगा दी है जिससे कि आपका क्या हो, दिमाग में रह जाए इमेज, ठीक है। मजेंटा एसिड होगा और ग्रीन आपका बेस होगा। चलो देख लो इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, मजेंटा एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड रेन कंटेन्स ऑक्साइड ऑफ। अब एसिड रेन में किस किस के ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंच चुके हैं, जस्ट आधे पे पहुंच चुके हैं, अभी हमें आधे और करने हैं ना। चलो, एसिड रेन कंटेन्स ऑक्साइड ऑफ, अम्लीय वर्षा में किसके ऑक्साइड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें आपके कार्बन के भी ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, सल्फर के भी और नाइट्रोजन के भी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज, एनसीईआरटी की लाइन है ये सब, द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इनटू एयर एज पॉल्यूटेंट्स डिसॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, sulfuric acid, nitric acid respectively. Acid rains can cause damage to building, historical monuments, plants and animals. तो ये समझ में आ गया ना कि जो आपके इसके ऑक्साइड्स किसके होते हैं, कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के, जो कि क्या बना लेते हैं आपके, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, और ये जब एसिड्स बन जाते हैं तो ये सारी चीजों को क्या है, हार्म पहुंचाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ब्रेक लेना है किसी को तो ले लो, पानी वानी पी के वापस से बैठ जाओ, पर मैं तो ब्रेक नहीं ले रही हूँ, मैं कंटिन्यूएशन में कर रही हूँ, तो मेरे साथ जो लोग को कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करेंगे। एसिड एंड बेसिस रिएक्ट्स विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट्स। अब इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करती है और क्या बना लेती है, सॉल्ट बना लेती है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इस बार आपके एग्जाम में पूछी भी गई थी, ठीक है। तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के गठन के कारण दूधिया हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या हो जाता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें क्या पास किया, CO2 पास किया। अब तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, और प्लस आपका वाटर जो है रिलीज आउट हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया किसके साथ, लाइम वाटर के साथ पास किया, ठीक है, कर दिया, इट टर्न्स मिल्की, ये मिल्की हो जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि इसमें बन जाता है कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ये मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर हो जाएगा। आप भूले ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक इमेज लगा दी है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये आपका क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुई तो ये क्या करे, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, ये लाइम वाटर को अभी तक क्या था, व्हाइट मतलब प्योर ट्रांसपेरेंट था, और फिर कन्वर्ट हो जाएगा इसमें दूधिया कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, क्वेश्चन नंबर 43 में पहुंच चुके हैं, बहुत बार आया है, कई एग्जाम्स में आया है, वनडे एग्जाम्स में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 43 का, ये बेकिंग सोडा देख सकते हैं आप, इसका है सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है।
और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, वॉशिंग सोडा हो गया ये। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, वाई रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, या फूड लीव्स में बनाता है कि इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम फूड। जीवित जीवों के लिए श्वसन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या करता है, रिलीज करता है एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या हो जाती है आपकी, C6H12O6 प्लस क्या बनेगा इसमें, +6O2, और ये क्या बना लेता है, 6CO2 +6 वाटर और प्लस एनर्जी रिलीज आउट हो जाती है, ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो क्या है, तो रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि जो खाना हमने लिया, जो खाना खाया, उस खाने से एनर्जी की भी तो फॉर्मेशन चाहिए, तो इस खाने से क्या बना, एनर्जी बनी, इसलिए रेस्पिरेशन की प्रक्रिया आवश्यक हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 46 क्वेश्चन। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर किस चीज की आवश्यकता होती है, मैंने रिएक्शन देखी थी, क्या था, ग्लूकोज C6H12O6 था। इसमें किस चीज की आवश्यकता चाहिए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाएगा, और प्लस क्या निकलती है, आपकी एनर्जी निकलती है। तो किस चीज की आवश्यकता थी यहाँ पर, ऑक्सीजन। यस, आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाई डू वी गेट क्रैम्प्स व्हाइल डूइंग द हेवी एक्सरसाइज। भारी व्यायाम करते समय हमें ऐंठन क्यों हो जाती है, ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, या बिकॉज ऑफ अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन सेल। कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये देखो, इनको हो गया क्रैम्प, अभी 2 दिन तक जिम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो इनको जिम में जाना है, तो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि अगर वापस से जिम में पहुंचना है, अपने क्रैम्प को ठीक करना है, तो क्या इनको लेना चाहिए, हॉट वाटर बाथ लेना चाहिए। ठीक है, गर्म पानी से अच्छे से इसकी सेक लेनी चाहिए, या नहा लेना चाहिए गर्म पानी में। ठीक, चलो। इन अर्थ वॉर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स थ्रू। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर अर्थ वॉर्म बना हुआ है, इसमें एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है, मॉइस्ट स्किन के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन फिशेज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू। तो किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इन इंसेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू। अब आपकी बात आ जाती है इंसेक्ट के ऊपर। तो इंसेक्ट के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, होता है आपका ट्रैकिया की मदद से। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, श्वासनली, ट्रैकिया। ठीक है, तो ये ट्रैकिया है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस मदद कर रहा है। तो आओ अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। अ कॉकरोच हैज अ स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। अदर इंसेक्ट्स आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरकल्स। ठीक है, इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिए फॉर गैस एक्सचेंज। Oxygen rich air rushes through spiracle into the tracheal tubes, diffuses into the body tube and reaches every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cells goes in. तो क्या मेन बात है कि इसके साइड साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल से जो गैस कहाँ आ जाती है, ट्रैकिया में, जहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है। इस तरीके से एक प्रोसेस चलता है। ठीक है, अब ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। अभी क्रैम्प्स के बारे में हमने पढ़ा था, पर ये क्रैम्प्स क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लैक्टिक एसिड क्या है, स्टोर हो जाता है, जिसको आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में जानते हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जरा ये स्लाइड को, इसमें ये चीज देख लेना, ये इधर जो है बना हुआ, ये आपका लंग्स है। देखो, लंग्स में जब इनहेल करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या चीजें होती हैं घटित। 21% ऑक्सीजन आता है जब हम सांस लेते हैं, 21% ऑक्सीजन आता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी कुछ प्रतिशत आता है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर के अंदर एंटर करती है। जब एक्सहेल आउट करते हैं तो लंग्स से बाहर 16.4, मतलब 21% तो आई और 60.4% चली गई, और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड चली गई। तो इसका मतलब कि 21% आई और 16% लगभग चली गई, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 5। तो 5 इधर रह गया, और अगर मैं 0.4 को भी देख लूं तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, तो 4.6। तो लगभग 4.6 क्या है आपका, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ही क्या है, स्टोर होती है, मतलब अंदर जाती है शरीर के, और बाकी क्या है, रिलीज आउट हो जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने ये स्लाइड लगाई है, एनसीईआरटी की स्लाइड है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द नॉर्मल रेंज ऑफ द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन इज। तो विश्राम के समय में औसत वयस्क व्यक्ति में प्रति मिनट श्वसन दर क्या मानी गई है, तो 15 से 18 मानी गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स,
53 क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। एक्सलेशन के समय, सांस छोड़ते समय पसलियां कहाँ जाती हैं? तो ये आप खुद करके देखिए भाई, कहाँ जा रही हैं जब एक्सहेल कर रहे हैं, मतलब बाहर सांस छोड़ रहे हैं। जब सांस छोड़ी तो क्या है, पसली मूव क्या करती है, डाउनवर्ड करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो इसमें क्या लिखा है। ड्यूरिंग एक्सलेशन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ड्यूरिंग एक्सलेशन, सॉरी ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं, रिप्स मूव अप, सांस लेके देखो रिप्स क्या है, ऊपर की तरफ जाती है, एंड आउटवर्ड, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन। तो उस समय क्या है, डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है और रिप्स क्या है, बाहर की तरफ जा रही है, ठीक, और ऊपर की तरफ। This movement increases the space in chest cavity and air rushes into the lungs. The lungs get filled with air. अब during exhalation क्या हो जाता है, the ribs move downward and inward while diaphragm moves up. अब diaphragm क्या हो जाएगा, ऊपर इस तरीके से हो जाता है और बाकी चीजें क्या है, inward आ जाती हैं। ठीक, इसी क्या है, रिड्यूस करता है साइज को, जिससे कि सारा की साइज एयर जो है वो बाहर आउट, रिलीज आउट हो जाती है। आप यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हैं। जब इनहेल किया, डायफ्राम क्या हो गया आपका, नीचे की तरफ आया, चेस्ट कैविटी बाहर आ गई, तो क्या है, सब तरफ से क्या है, फूल गया। अब जैसे ही क्या है, सांस छोड़ी तो ये अंदर चला गया, ये भी अंदर चला गया, तो ये सब चीज श्रिंक हो गई, तभी तो गैस पूरी बाहर आ गई। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड? 54th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। इट प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल्स। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2 दोनों ये काम करते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर समझ लेना, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में तो नहीं था, पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर बात आ जाए कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा फास्ट कंबाइन करता है, ज्यादा एफिनिटी होती है इसकी एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अगर इसको इन तीनों में चॉइस दी जाएगी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, कि कार्बन, ये हीमोग्लोबिन को चॉइस दी जा रही है कि तुम किसी इन तीनों में से किसी एक को छांटो, तो वो क्या छांटेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को छांटेगा, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड लवर होता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को छोड़ देगा। तो इस चीज को भी याद रखेंगे। ठीक है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट? तो क्लॉट फॉर्मेशन में आपका प्लेटलेट्स का इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ आपका कुछ कैल्शियम आयन और पोटेशियम, विटामिन के, सॉरी पोटेशियम बोल रही हूँ, विटामिन के का यूज होता है। ठीक है, इस सब बात को भी आप याद रखेंगे। नेम द वेसल दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब क्या देखो, कुछ चीजें, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या बंद हो गया, हाँ, नेम द वेसल दैट कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से, हमारे हृदय से सारे पार्ट ऑफ द बॉडी में अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड जाना है, तो वो कौन लेके जाएगा, आर्टरी। तो आपकी धमनी जो है वो क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लेकर जाती है। तो धमनी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाना। वेन्स का क्या काम होता है आपका, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू आपका हार्ट लेकर आती है। इस बात को याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर्टरी हैज थिक इलास्टिक वॉल्स? क्वेश्चन नंबर 57 पे हम पहुंच चुके हैं। वाई, सॉरी विच नहीं है, वाई आर्टरी हैव थिक इलास्टिक? आर्टरी का काम क्या था आपका, ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेकर जाना फ्रॉम हार्ट टू कहाँ लेके जाती है, बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, वाई आर्टरी हैज थिक इलास्टिक वॉल्स? अब धमनी की दीवारें मोटी लोचदार क्यों होती है, क्योंकि ब्लड फ्लोज रैपिड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्लड बहुत तेजी से फ्लो करता है और ब्लड फ्लो करता है बहुत ही हाई प्रेशर से। तो इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58th क्वेश्चन पे, नेम द वेसल दैट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। अब एक वेसल बतानी है जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर जाती है। तो मैंने क्या बताया कि आर्टरी जो धमनी है, धमनी कहाँ से कहाँ लेके जा रही है, आपकी हार्ट से आपकी बॉडी तक लेके जा रही है। ठीक है, और वेन्स जो है आपकी, एक अपवाद भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ये बॉडी से कहाँ पे लेके जा रही है, हार्ट तक लेके जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 58 का आपका आंसर वेन्स हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर ये वेन्स है, वेन्स आपकी हार्ट तक लेके जा रही है, कैसा, ऑक्सीजन डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और आर्टरी क्या है, हार्ट से वापस बॉडी ऑर्गन्स तक लेके जा रही है ऑक्सीजन युक्त ब्लड।
ठीक है। अब एक अपवाद आता है पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे तो आर्टरी हमेशा क्या करती है, ऑक्सी युक्त ब्लड लेकर जाती है, कहाँ से, हार्ट से अदर बॉडी ऑर्गन्स तक। पर पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजेटेड ब्लड लेकर आती है। ठीक है। और पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है, वेन्स का काम क्या है, ऑक्सी युक्त ब्लड को लेना। पर पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है जो कि क्या करती है, डीऑक्सीजेटेड ब्लड को कैरी, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये अपवाद के केस में आ जाती हैं। अब पल्मोनरी आर्टरी कैरीज, अब वही क्वेश्चन आ गया, पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी से ऑक्सीजन युक्त ब्लड आ जाएगा आपको याद, पर यहाँ पे कैसी है, पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये क्या करेगी, डीऑक्सी युक्त ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इस रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ, ये क्या बनाता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपका एक हार्ट बीट बनाता है। कंटिन्यू रिलैक्सेशन और क्या है, कंटिन्यू आपका कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज अ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। आपको एक ये सिस्टम बताना है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपका वेस्ट की तरह शरीर से निकल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालते हैं हम, इजी क्वेश्चन है, किस, एक्सलेशन से। ठीक है, तो रेस्पिरेशन से कंफ्यूज नहीं होंगे, एक्सलेशन इसका आंसर हो जाएगा, सांस को छोड़ने से इसका आंसर। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से अवशिष्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, एक्सलेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 62 क्वेश्चन, द वेस्ट दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ विच ऑर्गन। अब वेस्ट जो कि ब्लड में प्रेजेंट है, अभी तक तो क्या है, गैस का वेस्ट हमने निकाला किस प्रक्रिया से, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो गई एक्सलेशन से। अब वेस्ट जो कि क्या है, ब्लड में प्रेजेंट है, उसको कैसे रिमूव आउट करते हैं, किसके द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 62 पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, किडनी। मैं बैठी हूँ बिना फैन को ऑन करे, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में म्यूजिक आ जाती है मेरे फैन की भी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहता है। तो एकदम फैन बंद करके गर्मी में बैठ के वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, पसीना बहता जा रहा है। तो आप लोग से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं। थोड़ा मुझे भी तो लगे कि मैं मेहनत कर रही हूँ गर्मी में बैठ के, तो आप लोग भी इसका क्वेश्चंस को देख रहे हैं और अपने क्वेश्चंस बता रहे हैं कितने ठीक हुए। ठीक, चलो देखते हैं। व्हेन द ब्लड रीचेस द 2 किडनीज, अब देखो शरीर में 2 किडनी है। ठीक है, एक इधर से आई ट्यूब, एक इधर से आई ट्यूब, और दोनों की तरफ क्या किडनी है। ठीक है, तो जो जब ब्लड रीचेस द 2 किडनीज, अब जब ब्लड क्या है इन किडनीज तक इस तरीके से यहाँ पर पहुंचता है। ठीक है, ये ब्लड यहाँ पर एंटर हो जाएगा, यहाँ से ब्लड यहाँ पर एंटर हो रहा है। ठीक है, इन इन किडनीज में ये ब्लड एंटर हो जा रहा है। When blood reaches the 2 kidneys, it contain both useful and harmful substances। और जब ब्लड एंटर होता है तो उसके पास दोनों तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल भी और यूजफुल भी। ठीक है, तो यूजफुल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। अब जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। द वेस्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। और जो वेस्ट है डिसॉल्व हो जाती है पानी में और यूरिन की तरह वो निकल जाती है फ्रॉम द किडनी। द यूरिन गोज इनटू यूरिनरी ब्लैडर, ये आपका हो गया क्या, ब्लैडर। सो ट्यूब लाइक्स, ये क्या होगा, ये आपके यूरेटर्स हो गए। ठीक है, ये यूरेटस हो गए और ये ब्लैडर हो गया, जहाँ पे आपका ये यूरिन पास हो जाती है बाहर। और इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, इस ओपनिंग को बोलते हैं आपका यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये चीज सिंपल थी, आपको ये पता होना चाहिए कौन से ऑर्गन को क्या चीज बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूरिन कंसिस्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन आपका, यूरिन कंसिस्ट ऑफ, किस चीज से बनी होती है यूरिन हमारी, वाटर, यूरिया और अदर वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इंपॉर्टेंट मार्क रखिए। जिसमें कि क्या है, एडल्ट ह्यूमन बीइंग है जिसका नॉर्मली यूरिन में 1 से 1.8 लीटर तक इसकी यूरिन होती है 24 घंटे में। और 90, इसमें पानी कितना होता है 95%, यूरिया कितना होता है 2.5%, और अदर वेस्ट कितने हो जाते हैं 2.5%। तो यूरिया रिलीज आउट होता है, यूरिक एसिड नहीं। ठीक है, चलो इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रूट हेयर्स इन रूट्स ऑफ अ प्लांट। तो आपका पौधों की जड़ों में बालों का क्या महत्व है। तो जड़ के बाल पानी और पानी में घुले खनिजों पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए जड़ की सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। जड़ में बाल मिट्टी की जल धारणा क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, जो कि बोथ की तरफ आपको लेकर जाएगा। अब आप ये देखिए यहाँ पर क्या है, पानी ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रहा है,
और जो लाल रंग से आपको दिखाया है नीचे आना, ये क्या है लाल रंग से आना, ये फ्लोएम के ट्यूब्स हैं। फ्लोएम का काम क्या है, खाने को हर जगह पर पहुंचाना। पानी तो आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, पर फ्लोएम क्या है, खाना हर जगह तक पहुंचाता है। तो क्या है, फ्लोएम में मूवमेंट आपका बाई डायरेक्शनल हो जाता है और जाइलम में यूनिडायरेक्शनल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखेंगे। व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट? एक पौधे में आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और वेजिटेटिव पार्ट होता है। तो इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। फ्लावर्स को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, ठीक है, प्रजनन का भाग। व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट? आपका किसी योजना नहीं है, ये प्लांट है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे, प्लांट, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो प्रमुख भाग क्या है, वेजिटेटिव पार्ट क्या है इसका, आपका रूट स्टेम है, रूट लीव है, रूट लीव स्टेम है। तो क्वेश्चन नंबर 66 पे पहुंच चुके हैं। रूट, लीव्स और स्टेम क्या हो जाएगा, ये आपका वेजिटेटिव पार्ट हो जाएगा, जहां से रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल मोड से। रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ पोटैटो इज, तो पोटैटो में क्या हो जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पर आंसर आपका बड और आई दोनों ले लेंगे, बड या फिर आईज को बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आईज या बर्ड्स ये निकले रहते हैं, जहाँ पे इस एरिया को पूरा पूरा ऐसा कट करके क्या है, कहीं सॉइल में डाल दो तो वापस से पोटैटो ग्रो हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और 2 दोनों ठीक है इसमें। नेक्स्ट है न्यू पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड दहेलिया अराइज फ्रॉम। ये आपका न्यू नई शकरकंद और दहेलिया उत्पन्न होता है, तो कहाँ से, रूट्स के द्वारा उत्पन्न होता है। अब इस इमेज में देख लेंगे, इस रूट का नाम हो जाता है ट्यूबर रूट्स, ट्यूबर रूट्स, ठीक है। इसका ये भी नाम याद रखेंगे। ये देखिए यहाँ पर ट्यूबर रूट्स हैं, तो इस ये ट्यूबर रूट से क्या है, वापस से एक नया पौधा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये ऐसे ही दहेलिया में भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। सिलेक्ट आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वनस्पतिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों की विशेषताओं को चयन करें। इससे बढ़ने में कम समय लगता है। फूल और फल उनसे पहले उगते हैं, बीज से उत्पादित, मतलब bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds. The new plants are exact copies of parent plant as they are produced from a single parent. तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ग आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन यीस्ट द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बडिंग के द्वारा यीस्ट में रिप्रोडक्शन होता है। साथ साथ यहाँ पर आपको यीस्ट के साथ साथ आप हाइड्रा भी एग्जाम्पल यहाँ पर याद रखेंगे, एनसीईआरटी 8 का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पायरोगैरा। तो स्पायरोगैरा को ही क्या है, एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपका स्पायरोगैरा में कैसे होता है, आपका ये फ्रैगमेंटेशन की प्रक्रिया से होता है, ठीक है। इसको बोलेंगे आप फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हम इसमें टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 5 अगर होता, मोर देन वन ऑफ द अबव, तो हम उसकी तरफ जाते। क्यों, मैं इसको ठीक भी कर दे रही हूँ, नहीं तो फिर हो जाएगा अपवाद। उसमें जब मैं इसका अगर पीपीटी अगर आप मांगेंगे तो अपवाद आ जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्यों हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो इसका एग्जाम्पल है ही फ्रैगमेंटेशन का, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और फ्रैगमेंटेशन तो एक डायरेक्टली इसका हो जाएगा। तो आपका आंसर नंबर 71 के क्वेश्चन का मोर देन वन ऑफ द अबव उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आइडेंटिफाई सेट ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एक लिंगी फूलों के समूह को पहचानना है आपको। तो कॉर्न, पपाया, मस्टर्ड या मस्टर्ड रोज पेट्यूनिया। क्वेश्चन नंबर 72 पे पहुंच चुके हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आपको याद रखना है यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बायसेक्सुअल फ्लावर में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर खोजने हैं जो कि सुंदर देखने में नहीं लगे होंगे। देखो इन ऑप्शंस को देखो, क्या पपाया का पौधा देखने में अच्छा लग रहा होगा, सिर्फ सोच के देखो। कुकुम्बर का क्या अच्छा लग रहा होगा, या कॉर्न का अच्छा लग रहा होगा, सिर्फ सोच के देखो। पर उसी जगह पर सरसों का पौधा देखो, वाओ कितना सुंदर है। रोज का पौधा, वाओ कितना सुंदर है। पेट्यूनिया का पौधा, वाओ कितना सुंदर है। तो इस तरीके से जो सुंदर पौधे हैं वो कैसे पौधे हो जाएंगे, वो बायसेक्सुअल हो जाएंगे। और जो देखने में मन से लग रहे हैं हाँ बहुत गंदे से पौधे हैं, वो आपके हो जाएंगे एक लिंगी पौधे, ठीक है। याद करने का तरीका था। अब देखो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। इसमें स्टेमेन है, स्टेमेल और एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, पिस्टिल। पिस्टिल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर होता है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और इसके अंदर हो जाते हैं बीजाणु, जिसको बोलते हैं ओव्यूल। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। त्रिकेसर और पुंकेसर हिंदी में भी।
ठीक, चलो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी ग्रोज इनटू, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी किस में ग्रो हो जाती है, हमेशा फ्रूट्स में, ये बहुत बार पूछा गया है, और फ्रूट इज अ राइपेंड, इसीलिए फ्रूट को बोला जाता है एक राइपेंड ओवरी, पकी हुई ओवरी। ठीक है, चलो निषेचन के बाद अंडाशय बढ़ता है तो किसमें, फल में। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप्स इनटू, निषेचन के बाद, निषेचन के बाद बीजांड विकसित होता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 74th का फर्स्ट, तो आंसर हो गया सीड में। ठीक है ना, ओव्यूल डेवलप हो जाता है किसमें, सीड में, और ये तीन बार इसका वो हो गया है, गूगल ट्रांसलेट हो गया तो इग्नोर करेंगे। सीड डिस्पर्शन हेल्प द प्लांट टू, बीज फैलाव से पौधों को मदद मिलती है किस चीज में, प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग, या आपका अवॉइड कंपटीशन फ्रॉम सनलाइट वाटर मिनरल्स इन्वेड न्यू हैबिटेट। ठीक है, नए आवासों पर आक्रमण करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 75th का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जिसमें आपका 1 2 3 तीनों ठीक है। मतलब अगर सीड डिस्पोजल प्रॉपर्ली हो जाएगा तो ओवरक्राउडिंग बचेगी, ओवरक्राउडिंग बचेगी तो सनलाइट वाटर और मिनरल्स क्या है सबको प्रॉपर्ली मिल पाएगा, और नए हैबिटेट्स क्या है वो ग्रो हो पाएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये मैंने डाल दिया इसमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है ग्राफ वाले पोर्शन में। अगर आपने ग्राफ का क्वेश्चन नहीं देखा है, ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराए हैं, क्लास 10th का ग्राफ मैंने एक्सप्लेन कराया है मोशन वाले चैप्टर में, गति के चैप्टर में सारे ग्राफ्स मैंने, यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, फिर आपका बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट मोशन, फिर एक्सेलरेशन का, फिर आपके कुछ जो अलग अलग से ग्राफ है, मैंने सब ग्राफ उसमें 1 घंटे की 1.5 घंटे का वीडियो है कंप्लीट क्वेश्चन के साथ, तो उसको देख जरूर लीजिएगा। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ग्राफ का क्वेश्चंस करके, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो उसी का एक क्वेश्चन है ये, तो इसमें ये बताना है कि कौन सी इसमें से ज़्यादा तेज मूव करे, विच ऑफ देम इज मूविंग फास्टर, तो मतलब आपको स्पीड बतानी है। तो इसमें स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं इसके ऑप्शंस बता देती हूँ, 2 ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 2, कि ए में फास्ट रहेगा, ए इज फास्टर, मतलब विच वन ऑफ द देम इज मूविंग फास्टर, ए इज फास्टर देन बी, या सेकंड में बी इज फास्टर देन ए। ठीक है, इन दोनों में से आपको टिक करना है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दे रही हूँ, तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन वापस से। देखो इसमें क्या करना होता है ना, हाइपोथेटिकल थोड़ी सी वैल्यू लेनी होती है, जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस है और टाइम है, तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका, जस्ट अ सेकेंड, स्पीड इज इक्वल्स टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अब स्पीड ए, तो डिस्टेंस कितना है, तो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लो, 0 यहाँ पे है तो 10 हो गया, यहाँ 20 30 40 और ये हो गया 50। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं 5 10 5 10 15 20। ठीक है, अब इसको क्या है, ये आपका टाइम हो गया, इधर यहाँ डिस्टेंस हो गया, ये मान लो ये जो भी है कोई किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, किसी में भी आप ले लो, तो ये मीटर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये आपकी मर्जी है, किसी में भी ले लो। ठीक है, अब देखो तो स्पीड ए क्या हो जाएगा आपका, स्पीड ए हो जाएगा डिस्टेंस ए, डिस्टेंस ए क्या है आपका, ये है ए, तो ए यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है, तो ए यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ए आ रहा है। ठीक है, और फिर आपका दूसरा हो गया आपका बी, बी कहाँ पे आ रहा है, ये आ गया आपका बी। ठीक, तो एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लेने से आपका आंसर आएगा ये। अब देख लेते हैं, ए हो गया 50, तो डिस्टेंस ऑफ ए हो जाएगा 50 अपॉन टाइम कितना हो रहा है इसका 15, 50 अपॉन में 15 मीटर पर सेकेंड। अब ऐसे ही आपका स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ऑफ बी अपॉन में टाइम ऑफ बी, तो डिस्टेंस ऑफ बी कितनी है आपकी 30 है, और टाइम ऑफ बी कितनी हो रही है 20 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 0.33 ज़ा 9, तो इसका मतलब 3.3 मीटर पर सेकेंड आई इसकी स्पीड ऑफ ए, और स्पीड ऑफ बी कितनी आई हमारी 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब इस हिसाब से देख लो किसकी स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड ऑफ ए क्या है, ज़्यादा है स्पीड ऑफ बी से। ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, इसको इस हिसाब से सॉल्व करना होता है। आई होप ये आपको इजी लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बस क्वेश्चन खत्म ही होने वाले हैं। Who was the first person who noticed the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire? क्या था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, क्या थी चीज़ कि जब भी कंपस को एक सोलेनोइड टाइप का बना दिया गया था इस तरीके से। अब जैसे ही क्या है, यही आपका ये कुछ इस तरीके से था,
और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही थी, ठीक है। जैसे ही क्या है निडल को पास, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास, निडल नॉर्मल कंडीशन में क्या थी, नॉर्मल ऐसे थी, ठीक है। जैसे ही क्या है इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ से क्या किया, स्विच को क्लोज कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, तो क्या देखा गया कि ये जो निडल थी ये डिफ्लेक्ट करने लगी, कुछ इस तरह से हिलने लगी। पर जैसे ही इसको ओपन कर दिया स्विच को, तो ये क्या था, फिर नॉर्मल स्टेट पे आ गई। तो इससे समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो वही चीज यहाँ पर है। तो ये किसने बताया था, हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल एवरी टाइम द करंट वाज पास थ्रू द वायर। ठीक, ये किसने बताया था, आपका क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपके हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने ये चीज बताई थी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हर बार तार के विद्युत धारा प्रभावित करने से कंपास सुई के विक्षेपण को देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 क्वेश्चन, बस खत्म ही होने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा, प्लीज आपके कमेंट का वेट रहेगा। फ्यूज वायर्स आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट्स इन बिल्डिंग एज। अब फ्यूज वायर्स को इलेक्ट्रिक सर्किट में इंक्लूड किया जाता है बिल्डिंग्स में। क्यों किया जाता है, पहली बात कि इलेक्ट्रिक शॉक ना हो, कोई डैमेज ना हो। क्यों, क्योंकि जो फ्यूज वायर होता है उसका एक लिमिट सेट कर दी जाती है। और लिमिट किस पे सेट की जाती है, मैक्सिमम की मिनिमम। तो ये मैक्सिमम लिमिट पे सेट कर दिया जाता है। इस मैक्सिमम लिमिट से जैसे ही करंट ज़्यादा एक्सीड होता है तो क्या है, तुरंत सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक, तो इमारतों में सभी विद्युत परिपथों पथों में फ्यूज तार डाले जाते हैं। जब करंट अधिकतम सीमा से अधिक हो जाता है तो यह टूट जाते हैं। कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। ठीक, 79 क्वेश्चन, द रियल इमेज ऑलवेज ऑब्टेन ऑन द। देखो ये जो था ना चैप्टर, इस वाले सेक्शन में उतना नहीं था। आपके क्लास 8th और क्लास 10th में, क्लास 9th में ये बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। तो इसका मैं अलग से मैं वीडियो भी बनाने वाली हूँ, कंटेंट का वीडियो, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगी ना कि लाइफ में कभी लाइट को चैप्टर को उठा कर नहीं देखना पड़ेगा। मैं इतने अच्छे से आपको बताने वाली हूँ, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने वाली हूँ और साथ ही साथ यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, उसको देख लो, है ना। चलो अभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। द रियल इमेज ऑलवेज ऑब्टेन ऑन द। जो रियल इमेज होती है हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या है, स्क्रीन पर देखा जाता है। तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज। अब एक समतल दर्पण है आपका, एक प्लेन मिरर है। अब इसमें जो ये मतलब कोई खड़ी हुई है, तो ये इमेज अगर बन रही है इसकी, तो कैसी दिखेगी, क्या ये जो खड़ी हुई है लड़की, ये क्या एकदम से इतनी बड़ी लड़की बन जाएगी, नहीं। ये जितनी बड़ी है उतनी बड़ी ही इसकी इमेज रहेगी। तो इसका मतलब कि इमेज हमेशा कैसी रहती है, सेम साइज रहती है। तो बात हमें समझ में आ गई। तो सेम साइज, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, सेम साइज आपको दोनों में दिख रहा है। आप देख लेते हैं। अब इमेज जो है मिरर के पीछे बनती है, तो बिहाइंड द मिरर भी रहेगा। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। हमेशा खड़ी इमेज रहेगी। ये ऐसी है लेडी, तो क्या इसकी इमेज कुछ ऐसे बनेगी, कुछ इस तरीके से, नहीं। इसकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी, क्या है, जैसी ये खड़ी है उसी तरह से ये इमेज भी देखने को मिलेगी। सच सेम साइज, वर्चुअल है इमेज, और बिहाइंड द मिरर सीधी, आभासी, समान आकार और दर्पण के पीछे इमेज देखने को मिलती है। ठीक है, 81 क्वेश्चन है। बीच में 2 क्वेश्चन स्किप हो गए थे, इसलिए क्वेश्चन टोटल आपके 80 हैं। ये 81 क्वेश्चन चल रहा है, मतलब क्वेश्चन टोटल 80 हैं। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन कैन बी सीन इन। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, देखो आपने देखा है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जब क्या है आपके रोड पे गुजरती है तो एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। क्यों, जिससे कि जो रेयर व्यू मिरर है कार के अंदर, उसमें ये एम्बुलेंस कुछ इस तरीके से देखने को मिले और ड्राइवर साइड हो जाए। तो इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब कि अगर पी को मैं देख रही हूँ इस मिरर में, तो पी मुझे इस तरीके का दिखेगा, जो सीधा है वो उल्टा दिखेगा। तो इसी को लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। तो लेटरल इन्वर्जन आपको लेंसेज में देखने को नहीं मिलता है, आपको कहाँ मिलता है देखने को, है मिरर में देखने को मिलता है। ठीक है, 82 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो कॉन्केव मिरर फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड या बोथ। तो ये सारे जब मिरर्स और लेंसेज हम अच्छे से करेंगे ना कवर, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और रटवा दूंगी मैं आपको, बिलीव करिए। तो उस सेशन से जुड़ जरूर जाइएगा। बहुत लंबा सेशन नहीं रहेगा, 2 पार्ट में वीडियो आएगा, पर आपके काम का वीडियो रहेगा। तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका बोथ, क्योंकि रियल और वर्चुअल दोनों, ये रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, ये सब सारा कुछ बनाता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स, अभी तो कॉन्केव मिरर की बात हुई, तो कॉन्केव मिरर का उल्टा हो जाता है या कॉन्वेक्स मिरर। इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर साइज देन द ऑब्जेक्ट, आपकी इमेज देखने को मिलती है। तो और ये थैंक यू का सेशन आपका, कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस बनाने में तो मज़ा आ गया मुझे। अच्छा हाँ, एक बात और आप सबके लिए क्या है
कि इसमें ना कुछ चैप्टर्स छूट गए हैं, जो कि मैंने अभी जस्ट देखा एनसीईआरटी ओपन करके। मैंने एनसीईआरटी से ही बनाया क्वेश्चन, इसको ये मत सोचिएगा कि मैंने आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं बनाए हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए हैं, पर मैंने एनसीईआरटी डाउनलोड करके क्वेश्चन को बनाया है। मेरे को ईजी पड़ा, मेरे टैबलेट में ईजिली दोनों स्क्रीन चल रही थी साथ में। एक तरफ मेरे लिए ओपन था पीडीएफ बनाना, मतलब सॉरी पीपीटी बनाना, और एक तरफ क्या था, वो पीडीएफ ओपन थी जहाँ पर एनसीईआरटी डाउनलोडेड है। तो जो एनसीईआरटी को ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करी थी, पर उसमें उन्होंने कुछ चैप्टर्स को नहीं डाला हुआ है। ये जब मैंने अपनी एनसीईआरटी खोली अभी, तो उसमें 3-4 चैप्टर्स आपके स्किप हो गए, जैसे सॉइल का चैप्टर हो गया, एक आपका कॉटन वो सब मतलब फाइबर टू फैब्रिक वाला चैप्टर हो गया। तो आप चिंता मत करिएगा, उसके क्वेश्चंस मैं क्लास 8 वाली एनसीईआरटी में डाल दूंगी, ठीक है। या इसका पार्ट टू तो नहीं बनाऊंगी, क्लास 8 वाली एनसीईआरटी में डाल दूंगी। नहीं तो मिसलेनियस वाले जब क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं मिक्स 6, 7, 8 को मिलाकर, उसमें मैं वहाँ के क्वेश्चन जरूर ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने कॉपी पेस्ट करे हैं क्वेश्चंस को, आप खुद देख डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड भी कर दूंगी आपको इसकी पीडीएफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, जिसमें कि ये चैप्टर्स नहीं है, ठीक है। स्किप कर दिए उन लोगों ने, शायद नहीं डाले होंगे, तो वो आपके एनसीईआरटी बुक में है। पर तो मैं उसको उसमें ऐड कर दूंगी, तो ये वो सारे वहाँ से कवर हो जाएंगे, चिंता मत करिएगा। बस चैनल से जुड़े रहिए, अपने लोगों तक पहुँचाइए इस चैनल को। लोग नहीं आ रहे हैं देखने में तो मज़ा नहीं आता है, फिर कि लगता है कि फालतू में ही तो मेहनत नहीं चल रही है ना ये सब। तो बस आप लोगों से कनेक्ट करिए, देखिए वीडियोज़ को, अपना फ़ायदा उठाइए, प्लस अपनी सिलेक्शन को और पक्का करिए, सिलेक्शन की तरफ जाइए, सिलेक्ट हो जाइए, और फिर आकर मेरे चैनल पर इंटरव्यू देइए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।